बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने बात करना है कैल्शियम पंप के ऊपर हमने बात करना है। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर की जो पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सोडियम और पोटेशियम पर जो है वो बात की थी। आज हम बात करेंगे कैल्शियम और जो हमारे पास पंप है इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमने बात करना है एंडोसाइटोसिस पे और एक्सोसाइटोसिस पर भी जो है वो बात करना है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एंडोसाइटोसिस है, जो हमारे पास कैल्शियम पंप है, याद रहे ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमारे पास एक फॉर्म है, एक टाइप है जो कि एटीपी को जो है वो कंज्यूम करता है। एटीपी को हमारे पास क्या करते हैं, वो कंज्यूम करता है। और ये जो हमारे पास कैल्शियम पंप है इसमें भी हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो किरदार अदा करते हैं जो कि कैल्शियम आइंस को जो है वो कैल्शियम आइंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास जो है कैल्शियम आइन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो हमारे पास कैल्शियम आइन है ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। अब हमारे पास पहली बात तो ये है कि लोकेशन वेयर वी, अब पहला सवाल ये है कि इसकी जो लोकेशन है वेयर वी फाइंड, ठीक है, इसके हमारे पास क्या है, पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशंस वेयर वी फाइंड दीज पंप्स। अब इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है ये पंप, तो पहली बात हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास कैल्शियम पंप है ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है इस पर मौजूद है। पहला ये हमारे पास मौजूद है सैक्रोप्लाज्मिक पर डिटेल से बात करेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएंगे। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पर हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर जो है सैक्रोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेटिकुलम जो है वो हमारे पास इस पर जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर इसका जो असल काम है, एक तो हमारे पास ये प्रेजेंट है सैक्रोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर मौजूद है, दूसरी हमारे पास जो है ये जो कैल्शियम है ये बेसिकली फिर ख़ास करके जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है। जो सैक्रोप्लाज्मिक है ये मसल्स के अंदर मौजूद है। इस सैक्रोप्लाज्मिक का काम ये है कि ये कैल्शियम आइंस को स्टोर करता है। यानी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो कैल्शियम आइन का लेवल जो है वो लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे ही इस मसल्स के अंदर कैल्शियम आइन की मिकदार इंक्रीज हो जाती है तो इसकी इंक्रीज से फिर ये हेल्प करता है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस में। ये बात दिमाग में याद रखिए सारे। फिर ये हमारे पास क्या है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस में हेल्प करता है। अगर इस तरह हो कि इस कैल्शियम की मिकदार जो है वो सेल के अंदर इसका लेवल जो है हमारे पास जो है इसका मिकदार जो है वो सेल के अंदर जो है वो लेवल इसका डिक्रीज हुआ, मैं ऐसे नीचे की तरफ साइंस दूंगा, अगर इसका लेवल इस तरह डिक्रीज हुआ तब जा कर के ये मसल्स रिलैक्सेशन में जो है वो किरदार अदा करते हैं। देन इट्स प्ले रोल इन मसल्स रिलैक्सेशंस, तब ये जा कर के जो है वो मसल्स की जो रिलैक्सेशन है उसमें ये हमारे पास किरदार अदा करते हैं। इसी के साथ साथ जो कैल्शियम आइन है ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी हमारे पास मौजूद हैं। प्री सिनेप्टिक जो हमारे पास
सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी हमारे पास ये मौजूद हैं, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर भी स्टूडेंट्स ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यानी इधर भी हमारे पास क्या है, जो कैल्शियम आयंस है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ जो कैल्शियम आयन है, इसका ख़ास करके सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के अंदर इसकी किरदार क्या है। हमारे पास जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ख़ास करके जो एक्सॉन वाला हिस्सा है, जब हम जो है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, या जिसको हम कोऑर्डिनेशंस भी कहते हैं, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर में जब जाएंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, वहाँ पर फिर हम बाकायदा न्यूरॉन्स पे बात करेंगे। न्यूरॉन का एक पार्ट आता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के एंड में एक हिस्सा आता है जिसको हम एक्सॉन बल्ब कहते हैं, ठीक है, एक्सॉन बल्ब। अब ये जो एक्सॉन बल्ब है, यहाँ पर जब सिनेप्सिस होती है, ठीक है, सिनेप्सिस होते हैं, जब दो हमारे पास जो न्यूरॉन हमारे पास है, जब वो आपस में हमारे पास जुड़ता है, तो दो सिनेप्सिस के दरमियान जो है, यानी ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को बरकरार रखता है, ठीक है, कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब न्यूरो ट्रांसमीटर को बरकरार रखना, कंटेन रखना, ये काम दरअसल जो है वो कैल्शियम आयन का है। और कभी कॉन्स्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशंस जो मसल्स के अंदर आती है, उसमें भी इसका किरदार है। इसी के साथ साथ जो न्यूरो ट्रांसमीटर को जो है वो जब सिनेप्सिस होती है, वहाँ उसको बरकरार रखना, ये दो जगह जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो अपना किरदार परफॉर्म करती है। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है जो कि हमने समझना है, वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम पंप के बाद दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पर बात करना है। स्टूडेंट्स, जो एक्सोसाइटोसिस है, ये भी एक तरह का जो है वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस है, ये हमारे पास जो सब्सटेंस टेकन होता है, ठीक है, सब्सटेंस टेकन, सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन लेता है या उस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं, या तो रिलीज करते हैं या हमारे पास टेक करते हैं। अब यहाँ पर जिन सब्सटेंस को ये टेकन कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, अव्वल बात तो ये है, इन सब्सटेंस की जो साइज है, साइज इसका बिगर होते हैं या लार्ज होता है। लार्ज किस चीज से? लार्ज देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो पोर्स की जो साइज है, उस पोर्स की साइज से इन मॉलिक्यूल की जो साइज है वो बिगर होता है। अब जब इसकी साइज बिगर है, तो इस सूरत में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड शेप इख्तियार करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड शेप जो है वो इख्तियार करता है। क्योंकि हमें पता है, आप लोग सारे अच्छे से जानते हो, जो एंडोसाइटोसिस है ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें एनर्जी की कंज्यूम, यानी जो एटीपी है, ये इस प्रोसेस में कंज्यूम होते हैं। अब हमारे पास जब ये कंज्यूम होते हैं तो इसका साइज मैंने कहा बड़ा है। जब साइज बड़ा है तो इंस्टेड ऑफ जो है हमारे पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इससे लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारे पास फोल्ड शेप जो है वो इख्तियार करते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस अंदर की तरफ जा रहा हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ रहा हो, मगर साइज उसका बड़ा हो। अब ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होती है जहां पर मेम्ब्रेन बार बार फोल्ड होता है, इसको हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के नाम से पुकारते हैं। अब यहां पर जो है खास करके जो एंडोसाइटोसिस की, पहले पोर्शन में हम एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे। जो हमारे पास एंडोसाइटोसिस है,
ठीक है, जो पहले हमारे पास जो है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में जो सब्सटेंस हमारे पास है, खास करके जो बिग मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, व्हेन बिग मॉलिक्यूल मूव, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, या आसान अल्फाज में हम लिखते हैं आर टेकन इनसाइड, जब बड़े मॉलिक्यूल इनसाइड की तरफ जाते हैं। अब इस बड़े मॉलिक्यूल में से हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल हमारे पास होता है सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं या सॉलिड सब्सटेंस होता है। दूसरा जो है सॉलिड सब्सटेंस के साथ साथ हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस हुआ, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस हुआ। सॉलिड सब्सटेंस से मुराद यहाँ पर फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हुए। मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ साथ प्रोटीन वगैरह हो गए, ठीक है। ये तमाम जितने हमारे पास मॉलिक्यूल है इसको सॉलिड पार्टिकल कहते हैं। जबकि लिक्विड पार्टिकल से यहाँ पर एग्जांपल में आप वाटर ही ले लें, ठीक है। अब अगर सेल के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, ये सारी जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, अगर ये सेल के अंदर मूव करता है, इस सॉलिड पार्टिकल की मोमेंट्स को हम जो है वो फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो फेगोसोम्स कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की मोमेंट को। इसी के साथ साथ सेल की ये जो प्रोसेस है, क्योंकि सेल इन सॉलिड पार्टिकल को टेक कर रही है, तो इस प्रोसेस को हम डियर स्टूडेंट्स फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस असल में सेल ईटिंग इसको कहा जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए सेल ईटिंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास ये मरहला है जो लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास है, जैसे कि वाटर वगैरह है। अगर वाटर वगैरह वो इनटेक करें, इसको हम फिर फिनोसोम कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए फिनोसोम हमारे पास है, ठीक है। अब फिनोसोम जो है ये हम इसको एक और अल्फाज से भी पुकारते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल ड्रिंकिंग का अमल चल रहा है, जो कि इससे पहले हम इसको पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब इस फिनोसाइटोसिस में खास करके हम यहाँ पे लिखते हैं कि सेल ड्रिंकिंग कर रहा है, सेल जो है वो हमारे पास क्या प्रोसेस कर रहे हैं, सेल ड्रिंकिंग का जो, यानी इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में बेसिकली ये हमारे पास सेल है, ठीक है। आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह, ये सारे आप अच्छे से जानते हो। सेल का ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, मान लेते हैं ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज ए, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ इसका एक क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। अब ये प्लाज्मा का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इधर इस तरफ जो है यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है जिसका साइज जो है वो बिगर साइज रखता है। अब जब ये बिगर साइज रखता है, ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ए सॉलिड पार्टिकल। ये जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, अब मेम्ब्रेन इसको कैसे लेंगे, मेम्ब्रेन सबसे पहले मेम्ब्रेन ऐसे इनसाइड की तरफ जो है वो फोल्ड शेप इख्तियार करेगा, ऐसे यूं, ठीक है, ऐसे हमारे पास इनसाइड की तरफ जो है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है मेम्ब्रेन के साइज से, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल यहाँ पर है वो सीधा यहाँ पर इनसाइड की तरफ जो है वो मूव करेगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद जो है
नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि इस तरफ जो है वो सब्सटेंस को जो है वो सेल के इनसाइड की तरफ जो है वो लिव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब यही सब्सटेंस है, अब ये यहाँ पर जो है वो सेल के जो है वो अंदर वाले पोर्शन में यहाँ पर आ गया। अब ये सब्सटेंस यहाँ पर कोई सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, लिक्विड पार्टिकल भी हमारे पास हो सकता है। अगर सॉलिड पार्टिकल अंदर आया, कोई भी सॉलिड यानी इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन है, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस अंदर आया, ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस अंदर चला गया, तो सॉलिड सब्सटेंस की जाने को हम जो है वो फेगोसोम्स कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड एज ए फेगोसोम्स कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए फेगोसोम्स। ये बात लाजमी याद रखें, इसको फिर हम फेगोसोम्स के लिए। अगर सॉलिड के बजाय लिक्विड पार्टिकल चला गया, ठीक है, अगर हमारे पास लिक्विड कोई सब्सटेंस था, अगर वो सेल के अंदर आया, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह है, फिर उसको भी जो है हम जो है वो पिनोसोम कहते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज ए पिनोसोम्स। फिर इसको जो है वो हम पिनोसोम्स कहते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस के बाद जो है यहां पर अब देखो दो चीजें हैं, एक हमारे पास है WBC, एक हमारे पास क्या है WBC है, जो कि इसका काम क्या है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल जो है उस पार्टिकल को ये क्या करता है, ये जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल को जो है वो क्या करता है, इनगल्फ करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो है मैक्रोफेजेस है, ठीक है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस हैं ये खास करके इसमें जो है वो ये भी हमारे पास एक तरह का जो है वो फेगोसोम्स होते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ फेगोसोम्स, एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। इन दोनों को मिला करके हमारे पास जो है फिर इन दोनों को हम मिला करके जो है उसको जो है बोथ आर कॉल्ड एज ए फेगोसाइटोसिस। दोनों को मिला करके फिर इसको बायोलॉजी में फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के बाद जो है दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है दैट वाज कॉल्ड एज ए एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो एक्सोसाइटोसिस है। अब एक्सोसाइटोसिस जो है मैं यहाँ सिर्फ एंडो मिटाता हूँ। अब जो एक्सोसाइटोसिस में भी जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है, इस एक्सोसाइटोसिस में भी हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। तो हम पहली बात तो ये है कि हम क्या लिखते हैं, एक्सोसाइटोसिस इज द रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। ये इसका जो है वो क्या है, इज द रिवर्स प्रोसेस। ये एक तरह का जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। इस रिवर्स प्रोसेस में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको जो है वो एक्सोसाइटोसिस के टर्म्स दिया गया है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस सेल ये जो एक्सोसाइटोसिस है इसको जो है वो सेल ईटिंग यानी सेल ओमिटिंग भी कहा जाता है, इसको सेल ओमिटिंग भी कहा जाता है। सेल ओमिटिंग के साथ साथ इसको जो है दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, इसको स्टूडेंट्स इफेगी भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए इफेगी भी जो है वो कहते हैं। इफेगी के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वर्क करता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, खास करके जो हमारे पास एंडोसाइटोसिस है इसमें जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज परफॉर्म, ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड व्हेन अनडाइजेस्टेड, ठीक है। खास करके जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड
पार्टिकल्स या फूड सब्सटेंस जो भी आप कह लें, ठीक है, सब्सटेंस वगैरह जो है इसको जब वो रिमूव करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस या मटेरियल जब मूव थ्रू आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ द सेल्स, आउट ऑफ द सेल्स, जब ये हमारे पास बाहर की तरफ क्या होती है, रिलीज होती है। यानी मान लेते हैं यही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर जैसे ही इधर कोई फूड यानी कोई अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जैसे यहाँ पर आ जाती हैं, तो ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल आकर के इस मेम्ब्रेन के साथ ऐसे बाइंड हो जाती है। जैसे बाइंड हो जाती है, इधर से ये जो मेम्ब्रेन है ये एक तरह का जो है क्या करते हैं, एक तरह का जो है वो फोल्ड शेप इख्तियार करता है, SU, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा इसको इजी बनाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड शेप जो है वो इख्तियार करता है, SU, ठीक है, ऐसे फोल्ड शेप इख्तियार करते हैं। जैसे फोल्ड शेप इख्तियार करते हैं, ये यहाँ से जो है वो इस पार्टिकल को जो है वो ऐसे लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये मेम्ब्रेन है ये डायनेमिक है, ठीक है, ये ऐसे मूव करता है। जब मूव करता है तो ये मेम्ब्रेन जो है वो इस पार्टिकल को बाहर की तरफ जो है वो क्या करते हैं, इस पार्टिकल को जो है वो वापस बाहर की तरफ इधर जो है वो रिलीज करते हैं, SU, ठीक है। ये पार्टिकल हमारे पास बाहर की तरफ, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ऐसे डायनेमिक है, ये सब्सटेंस रहता है ऐसे सब्सटेंस लेके फिर सीधा इन की तरफ आते हैं, जब बाहर निकलना होता है तब ये वापस सब्सटेंस को लेके ऐसे बाहर ऐसे खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो जो सब्सटेंस है, जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, इसको ये जो है वो बाहर रिलीज करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस के बाद जो है, अब इन दोनों को मिला करके हमारे पास ये दो प्रोसेस है ना, एक हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा हमारे पास है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जो सब्सटेंस मूव करते हैं, जो मटेरियल खास करके मूव करते हैं, इन दोनों प्रोसेसेस को मिला करके एंडो और एक्सोसाइटोसिस, इन दोनों सब्सटेंस को यानी इन दोनों ट्रांसपोर्ट को मिला करके फिर इसको बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देन दैट इज कॉल्ड एज ए बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको फिर जो है वो बल्क ट्रांसपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस बल्क ट्रांसपोर्ट में खास करके जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ जो है वो क्या होती है, बाहर की तरफ जो है वो रिलीज होती है, जिनका साइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर से जो है वो क्या होते हैं, लार्ज होता है, ठीक है। वो सब्सटेंस जो है वो बाहर की तरफ जो है क्या होती है, रिलीज होते हैं, ठीक है। अब सब कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को गौर से सुना करें और इसी के साथ साथ सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। और जितने भी हमारे पास नए व्यूवर्स हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस वाइज तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें। बाकी इंशाल्लाह प्रीवियस लेक्चर जो है वो इस पर बात करके पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।